हाय गाइस, माई सेल्फ मोलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रैपिड रिवीजन सीरीज। जिस सीरीज में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पूरे सिलेबस को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को विद इन 27 लेक्चर्स यानी कि विद इन 25 आवर्स खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करके मैं लेक्चर आगे बढ़ाना चाहूंगी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ कि नंबर 1 कि कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप अभी समझने पे फोकस कीजिए। और नंबर 2 पे है कि जो पिछला वाला लेक्चर है हम लोग उस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद ही ये लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं कुछ दिनों से। हाँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, पर अब से लेक्चर हर रोज आएंगे और शायद मैं कोशिश करूंगी डेली 2 से 3 लेक्चर्स पोस्ट करने का। ठीक है, तो चलो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी शायद, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो पार्ट 1 है वो, ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। हमने सैंपल कलेक्शन के बारे में पढ़ा था और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, विच इज क्लेड मीडिया, सिस्टेन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के सभी ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट मीडियम होता है। क्यों? ये मैकाउंकी अगर और ब्लड अगर से ज्यादा सुपीरियर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, उनके ग्रोथ को अच्छे से शो करता है। और एक पॉइंट और बताया था कि स्यूडोमोनास का जो कलर है वो भी अच्छे से ये शो करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कास कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद होना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था कास। देखो ऐसे याद रखो, कास में है 4 अल्फाबेट्स, तो 10 टू द पावर 4 ऑर्गेनिज्म से अगर नीचे हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और 10 टू द पावर 5 से अगर ऊपर हो तो हम उसे सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। अब 10 टू द पावर 4 से नीचे हो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं, पर कुछ केसेस में करते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाए या फिर सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट हो या फिर कुछ और कंडीशन से वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और हाँ, वो वाला क्यों क्लेड मीडिया क्यों सुपीरियर होता है, मैंने आपको 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था। वो आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना अटेंटिवली लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको गोनोरिया के बारे में बताया था, इकोलाई के बारे में बताया था, निसेरिया मेनिंजाइटिस और निसेरिया गोनोरी के डिफरेंस के बारे में बताया था, क्लेब्सिला प्रोटियस के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगी सिफिलिस के बारे में, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक और मेजर पार्ट कैरी करता है। आज के लेक्चर को खत्म करने के साथ साथ हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खत्म कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखो सिफिलिस में, देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन आया है। इसके आगे तो और भी क्वेश्चन आया है, खैर ये मैंने अचीवर से लिया है, मेरा अचीवर थोड़ा ओल्ड एडिशन का है, पर तभी देखो ऑल्टरनेट ईयर्स में सिफिलिस पे क्वेश्चंस आता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगी, अगर आप वैसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। इतनी आसानी से मैं आपको सिफिलिस, पीडीआरएल एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। हाँ, वो भी करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से शायद नहीं करोगे या फिर करोगे, पता नहीं, पर मुझे कंप्लीट करवाना है। ठीक है, और हाँ, एक और बात मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पीजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके साथ मतलब अटैच कर दूं, उसके साथ डिस्कस कर दूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी सिफिलिस का जो ये सारे क्वेश्चंस है ये तो आप खैर देख ही लोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पर मेन जो आपको प्रेजेंटिंग फीचर्स मिलेंगे, जिससे कि आप क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उससे तुम प्रेजेंटिंग फीचर्स देख के डायग्नोसिस करते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देते हो। तो मेन जो 3 फीचर्स होते हैं, विच इज पेनलेस पेनाइल अल्सर फॉर 7 डेज, 8 डेज हो सकता है, 10 डेज हो सकता है, वेरी करता है, पर 7 डेज जनरली देता है। ट्रक ड्राइवर का हिस्ट्री दे सकता है, जो कि बहुत कॉमन है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर, पता नहीं ट्रक ड्राइवर को क्यों फंसा लिया है, पर हाँ, ट्रक ड्राइवर का बहुत ज्यादा मतलब जिक्र किया जाता है। देखो ऐसे बस कंडक्टर है, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसके आगे स्वलोन, नॉन टेंडर, डिस्क्रीट, इंगुइनल लिम्फ नोड्स, ये 3 पॉइंट्स एज इट इज याद रख लो। ये 3 पॉइंट्स सिफिलिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है, अभी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तुम्हें पता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। आगे देखो लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे लैब डायग्नोसिस करना है। देखो सिफिलिस का जो वुंड होता है ना, जो कि अल्सर होता है, उसे हम लोग कहते हैं शैंकर। अभी दीदी सिफिलिस के बारे में तो आपने पैथोजेनेसिस पढ़ाया ही नहीं, रुको पढ़ाऊंगी, रुको पहले आप ये देख लो। ठीक है, वो अब तक तो एग्जाम के कुछ दिन पहले तो वो पता होना चाहिए, पर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको नहीं पता, मैंने वो डिस्कस किया है थोड़ी बाद में, पर पहले आप ये देख लो। सरफेस ऑफ शैंकर इज क्लीन विद सेलिन, जेंटल प्रेशर अप्लाइड ऑन द बेस। जैसे तुम लोग ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि पिंपल वगैरह हो गया तो ऐसे प्रेशर देके उसको फोड़ देते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा वैसे ही, पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं। जेंटल प्रेशर अप्लाइड ऑन एट द बेस, ड्रॉप ऑफ एक्सुडेट जो निकलेगा वहां से लिक्विड मटेरियल करके, वो कलेक्ट करना है एक स्लाइड पे। इसके ऊपर
देखो अभी ये तो प्रोसेस हुआ कि आपको कलेक्ट कैसे करना है। कुछ चीजें दिमाग में रखनी है कि आपको क्या नहीं करना। एक नंबर की एंटीसेप्टिक और सोप का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे वो जो पैथोजेंस है वहां पे जो शंकर में वो खराब हो सकते हैं या फिर डेथ हो सकती है, तो हमारा डायग्नोसिस गलत हो सकता है। अब आगे देखो, स्पेसिमेन शुड बी फ्री फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यू डेब्रिस, ताकि हमें अच्छे से दिखे। इसके आगे शुड बी हैंडल केयरफुली एज द लीजन्स आर हाईली इन्फेक्शियस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस के पेशेंट को ट्रीट करते समय या फिर डायग्नोसिस करते समय आपको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से करना है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी देखो माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी तो आपको पता है क्योंकि ये ट्रिपोनिमा पैलिडम है, ये तो स्पाइरोकीट होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था जनरल माइक्रोबायोलॉजी में, अगर बड़े वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो। नहीं देखा कोई बात नहीं। जो स्पाइरोकीट्स होते हैं हमने याद किया था स्पाइरल बेल्ट से, BLT, बोरेलिया लेप्टोस्पाइरा ट्रिपोनिमा। अब ये स्पाइरोकीट है, इसीलिए इसको हम किस माइक्रोस्कोपी में देखते हैं? डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें हमें दिखता है स्लेंडर फ्लेक्सिबल स्पाइरली कॉल्ड बेसिला। ये सब कुछ पता है, पर मेरे साथ बोलते जाओ, रिवाइज होते जाएगा आखिर के टाइम पे। अभी इसमें मोटिलिटी कौन से दिखने को मिलते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैंने लिख दिया है, विच इज कॉर्कस्क्रू टाइप, फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप एंड रोटेटिंग विद सॉफ्ट बेंड एंड मिडिल। अगर यहाँ पे है और यहाँ पे अगर बेंड होगा तो यहाँ पे ऐसे रोटेट करते करते वो मूव करेगा। यहाँ पे बेंड इमेजिन करो, इसे मैं बेंड नहीं कर सकती, पर अगर यहाँ पे बेंड होगा तो ये कॉर्नर में ऐसे मूव करते करते आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो अभी इसके अलावा कौन से मेथड्स हम लोग और यूज कर सकते हैं उसे देखने के लिए? एक तो है डायरेक्ट फ्लोरोसेंस ऐसे, जो कि एप्पल ग्रीन फ्लोरोसेंट बेसिलाई शो करता है, और एक होता है सिल्वर इंप्रेग्नेशन स्टेन, जो कि हम यूज कर सकते हैं। अभी बहुत लोगों को डाउट होता है इंप्रेग्नेशन स्टेन के बारे में। इंप्रेग्नेशन मतलब कि किसी के ऊपर ऐसे चिपका देना। ऐसे अगर एक सिफिलिस का बेसिलाई है वो बहुत पतला होता है तो उसके ऊपर हम लोग सिल्वर की एक लेयर चिपका देते हैं ताकि वो हमें क्लियरली दिखे। देखो अगर ये मैं आपको मेरा एक हेयर फॉलिकल देखने को बोलूं तो क्या आप देख पाओगे? नहीं दिख रहा। पर अगर मैंने इसी हेयर फॉलिकल के ऊपर बहुत कुछ लेयर बना दिया तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, तभी हम लोग इसे देख पाएंगे। और सिल्वर से क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर डार्क कलर का होता है, आसानी से दिखता है। हो गया यार। चलो अभी कल्चर में देखो, कल्चर में हमें दो चीजें याद रखनी है कि एक टाइप का होता है पैथोजेनिक ट्रिपोनियंस, एक टाइप का होता है नॉन पैथोजेनिक ट्रिपोनियंस। बिल्कुल आसानी से मैं आपको पढ़ाऊंगी, बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स वे में दिया हुआ है, पर जितना मैं बोल रही हूँ उतना याद रखो। जो कि पैथोजेनिक ट्रिपोनियंस होते हैं वो तो बड़े शैतान है, तो वो आर्टिफिशियली तो ग्रो करेंगे नहीं, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेंगे। तो ये रैबिट के टेस्टिस में ग्रो करते हैं। और जो नॉन पैथोजेनिक ट्रिपोनियंस है वो ग्रो करते हैं स्मिथ नोगुची मीडिया। मेरे साथ बोलो, 3 बार बोलो, स्मिथ नोगुची मीडिया, स्मिथ नोगुची मीडिया, स्मिथ नोगुची मीडिया। हो गया यार। चलो अभी देखो सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में एक क्वेश्चन बनता है विच इज डायग्नोसिस ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस इज बेस्ड ऑन सीरोलॉजी। एस से सेकेंडरी, एस से सीरोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी सीरोलॉजी में 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, एक होता है स्पेसिफिक टेस्ट। अब ये नॉन स्पेसिफिक क्यों नॉन स्पेसिफिक बोला जाता है इसको दीदी? क्योंकि इसमें आप एग्जैक्टली सिफिलिस का ही वो ऑर्गेनिज्म है ये आप पता नहीं कर सकते। वो नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। देखो क्यों होता है। अभी सीरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, या तो एंटीजन को पहचानते हैं या फिर एंटीबॉडी को पहचानते हैं। तो वो सेम एंटीजन बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। अब वो जो सपोज कि ए ऑर्गेनिजम्स में भी सेम एंटीजन है, बी ऑर्गेनिज्म में भी सेम एंटीजन है। तो ये जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ना, ये इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, पर ये जो स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि ट्रिपोनिमल टेस्ट है वो डिफरेंशिएट कर पाता है। सिंपली याद हो गया। देखो अभी नॉन ट्रिपोनिमल में आपको याद रखना है वासरमैन टेस्ट, कांस टेस्ट, VDRL टेस्ट, अनहीटेड सीरम रिगेन टेस्ट। अभी ये रिगेन इस एंटीजन का नाम है। ठीक है, टोलुइडिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट। अभी देखो नॉन स्पेसिफिक वाले में, अभी देखो नॉन स्पेसिफिक वाले में तुमको ट्रस्ट इश्यूज होता है। ठीक है, अभी किस चीज की बात कर रही हो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, वैसे याद रख लो कि ट्रस्ट इश्यूज होता है। तो ये ट्रस्ट वाला टेस्ट किस में जाएगा? नॉन स्पेसिफिक वाले में। ट्रस्ट यानी कि टोलुइडिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट। अभी इसके साथ VDRL, कांस, वासरमैन, इतना याद होना चाहिए। और भी टेस्ट है पर मैंने चुन के वही दिया है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी स्पेसिफिक्स में मैंने आपको एक ट्रिक यूज किया है उसे याद करवाने का। देखो पहले तो वेस्टर्न ब्लॉट एंड TPI याद कर लो। TPI बोले तो ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। ठीक है, और इसमें याद कर लो, ऐसे लिखो TP 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 A। ठीक है, अभी बीच में लिखो HIP। ठीक है, तो बाकी का सेम रहा, अंदर में हमने लिखा HIP। तो ये क्या हुआ? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये एग्लूटिनेशन है, ये पता है आपको, मैंने फिर भी नीचे लिख दिया है ट्रिपोनिमा पैलिडम एग्लूटिनेशन। अब बीच वाला अल्फाबेट चेंज होगा, टेस्ट के नाम बदल जाएंगे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन, इम्यून एडहेरेंस, यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं एडहेरेंस है, इतना याद रख लो। और यहाँ पे P से पार्टिकल, यानी कि इस टेस्ट का नाम होगा ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन एंड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्रिपोनिमा पैलिडम इम्यून एडहेरेंस टेस्ट, ट्रिपोनिमा पैलिडम
पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। कितना आसान है, देख लिया तुमने। चलो मेरे साथ फटाफट से बोलो। अभी स्पेसिफिक वाले पहले बोलो। ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्रिपोनिमा पैलिडम इम्यून एडहेरेंस, ट्रिपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये वाला ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन और वेस्टर्न ब्लॉट। नॉन स्पेसिफिक वाले बोलो वाटरमैन्स टेस्ट, कांस टेस्ट, वीडियागल टेस्ट, अनहीटेड सीरम रिगेन टेस्ट, टोलुइडेन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट यानी कि ट्रस्ट। हो गया यार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाले टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों सेम टाइप के एंटीजन अगर अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये फॉल्स पॉजिटिविटी भी शो करता है। यानी कि फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि सिफिलिस का ऑर्गेनिजम्स नहीं है, कोई और ऑर्गेनिजम्स है इसके प्रेजेंस में जिसमें वो एंटीजन होगा। सपोज कि ए वाला ऑर्गेनिज्म है, बी वाला ऑर्गेनिज्म है, दोनों पे सेम एंटीजन है, ये रिगेन वाला एंटीजन सेम एंटीजन है, तो ये ए वाला है सिफिलिस का ऑर्गेनिज्म, बी वाला है कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म। अगर सिफिलिस नहीं है, बी वाला पॉजिटिव है, तो ये बी वाले की पॉजिटिविटी शो करेगा, पर हमने इसे सिफिलिस के लिए ढूंढने की कोशिश की ना, पर ये तो किसी और क्षेत्र में पॉजिटिव दे रहा है, तो ये होता है फॉल्स पॉजिटिव। हो गया यार। चलो अब ये फॉल्स पॉजिटिव कैसे याद करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, VDRL फॉल्स पॉजिटिव। शायद आपने तो देखा होगा, पर नहीं देखा तो जाके वो वीडियो देखो, तब के तब विदिन 1 मिनट आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलो अभी मॉलिक्यूलर मेथड में क्या होता है, एक होता है पीसीआर बेस्ड मेथड, एक होता है पीसीआर बेस्ड नहीं वाला मेथड यानी कि अदर मेथड। ठीक है। अभी पीसीआर बेस्ड मेथड जो होते हैं, जो वो की लाइपोप्रोटीन सरफेस एंटीजन जो होता है उसको टारगेट करता है और एक बेसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को टारगेट करता है। और अलग से कुछ टेस्ट क्या हम कर सकते हैं, HIV-1 NHIV-2, ये NACO का शेड्यूल है, याद होना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस सी भी कर सकते हैं, पर ये दोनों तो याद होना चाहिए ही चाहिए, हेप बी एंड HIV। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज देखो, अल्सर तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आएगा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। देखो 99% केसेस में तुमको सिफिलिस में से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब बाकी के जो 1% रह गया उसमें भी 0.9% तुम्हें पूछा जाएगा गोनोकोक्कल यूरेथ्राइटिस या फिर नॉन गोनोकोक्कल यूरेथ्राइटिस से। ठीक है। अभी देखो अल्सर दो टाइप के हो सकते हैं, एक पेनलेस एक पेनफुल। अगर पेनलेस हुआ तो वो सिफिलिस है, अगर पेनफुल हुआ गोनोकोक्कल यूरेथ्राइटिस है, खत्म। ये वाला याद रखो। इंगुइनल लिम्फ एडेनोपैथी अगर प्रेजेंट होगा तो वो कंफर्म सिफिलिस है, और अगर एब्सेंट होगा तो वो क्लेब्सिला का इंफेक्शन हो सकता है। ये 4 पॉइंट आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है। देखो अभी हम आ गए हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस में। ये मैंने अपना एक फ्लोचार्ट बनाया है, जितना मुझे लगा कि आसानी से बन सकता है। आप देखिए, पहले तो इन्फेक्शन हुआ यानी कि ऑर्गेनिज्म शरीर में आया। कैसे आता है, सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आ सकता है, आपको पता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 9 to 90 डेज, ऐसे याद रखो 9 to 90 डेज। अब उसके बाद होता है प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है, पेनलेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पेनलेस जेनाइटल अल्सर विच इज नोन एज शैंकर। वहां पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम पे शैंकर की मैं पैथोजेनेसिस आपको बताऊंगी। तो पेनलेस जेनाइटल अल्सर, हार्ड टू पैल्पेट एंड पेनलेस इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई कर गए। यहाँ पे जो लिखा था सिफिलिस के बारे में हो गया। तो ये हुआ प्राइमरी सिफिलिस। अब अगर इसको ट्रीट हम नहीं करते हैं तो 6 वीक्स के बाद, यहाँ पे 9 to 90 डेज है, और अगर प्राइमरी सिफिलिस होने के बाद 6 हफ्ते तक अगर हम लोग ट्रीट ना करें तो होता है सेकेंडरी सिफिलिस। अब सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है, एक होता है बैक्टीरियमिया। अब ये बैक्टीरिया फैल जाएगा अल्सर से पूरे बॉडी में, खून की मतलब खून की हेल्प से, यानी कि ब्लड मीडिएटेड वे में बैक्टीरियमिया होगा। इसके बाद जनरलाइज स्किन रैश होगा, जिसको ग्रेट पॉक्स भी कहा जाता है। ये पीजी में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने पास में लिख दिया है। जनरलाइज लिम्फ एडेनोपैथी होता है, लीजन ऑन ओरल म्यूकोजा एंड जेनाइटल लीजन होता है, इसको कहा जाता है कॉन्डाइलोमा लाटा, कॉन्डाइलोमा लाटा। अब इसको कैसे याद रखें कि सेकेंडरी सिफिलिस में होता है, ये प्रीति मैम का ट्रिक है, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, मैंने नाम बता दिया। देखो अब ये है कॉन्डाइलोमा लाटा। कॉन्डाइलोमा लाटा को हम लोग याद रखेंगे कॉन्डाइलोमा लाटू करके, यानी कि लाटू, यानी कि 2 फॉर सेकेंडरी सिफिलिस। कितना आसान है, देखा। अभी अगर सेकेंडरी सिफिलिस में भी आपने ट्रीट पेशेंट को नहीं किया तो 2/3 ऑफ केसेस में, अगर 100 पेशेंट है सेकेंडरी सिफिलिस के और अगर आपने 100 को ट्रीट नहीं किया तो 2/3 केसेस में, यानी कि करीब 60% केसेस में, 60 या फिर 66 करीब कैसे हुआ, 66 करीब परसेंटेज केसेस में, यानी कि 2/3 में वो एसिम्प्टोमेटिक छुपके रह जाता है, और 1/3 केसेस में वो जाता है टर्शियरी सिफिलिस के पास, यानी कि अब जो फेज होगा उसे कहा जाता है टर्शियरी सिफिलिस। ये फेज आने में करीब 6 से 40 साल टाइम लग जाता है। ठीक है। तो पहले वाला का इंक्यूबेशन पीरियड क्या था, मेरे साथ बोलो 9 to 90 डेज। सेकंड वाला क्या था, 6 वीक। थर्ड वाला क्या था, 6 to 40 ईयर्स। ठीक है, याद रहेगा, डे वीक ईयर। ठीक है। अभी टर्शियरी सिफिलिस में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, पर 15% केस में ये गामाटा सिफिलिस बनाता है, 10% केस में सीवीएस वाला सिफिलिस बनाता है, और 8% केसेस में न्यूरोसिफिलिस बनाता है। ठीक है। अभी 15% में क्या होता है, ग्रैनुलोमाटस टिश्यू कहीं भी बॉडी के पाया जाता है, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको ग्रैनुलोमाटस टिश्यू देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है। जितना पढ़ा रही उतना पढ़ो, ज्यादा इस टाइम पे आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही आंसर देना है, इसीलिए ग्रैनुलोमाटस टिश्यू मिलता है, इसीलिए गामाटा सिफिलिस कहा जाता है।
ये स्पेशली मिलता है स्किन एंड बोन में, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, यानी कि इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिकली ग्नॉइंग पेन। ठीक है, अभी ये एंटीमाइक्रोबियल्स के द्वारा रिजॉल्व हो सकता है। अब इससे जितना भी तुम दूर जाओगे, यानी कि गामाटास से सीवीएस, सीवीएस से न्यूरोसिफिलिस, तो उतना आपका मतलब रिकवरी का चांस कम होता जाएगा। ठीक है, अभी सीवीएस वाला में क्या होगा, ये एक पढ़ा था आपने पैथोलॉजी में, शायद आपको याद हो, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ आओर्टा, वो यही वाले में तो होता है सिविलिस वाले में, यानी कि obliterative endocarditis of vasa vasorum supplying the ascending and arch of aorta। ये vasa vasorum क्या होता है, जो कि कोरोनरी वेसल्स को सप्लाई करता है, जो कि हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है उनको ब्लड सप्लाई करने के काम आता है। तो उसमें अगर ऑब्लिटरेटिव एंडोकार्डाइटिस हो गया तो ये ट्री बार्क आओर्टा का अपीयरेंस शो करता है, जो कि एंटीमाइक्रोबियल जो थेरेपी है उससे रिजॉल्व नहीं होता। और अगर न्यूरोसिफिलिस का आपको इसके बारे में पता हो तो शायद आप में से कुछ लोग अगर बंगाली हो तो एक बंगाली में मूवी हुआ था एकजित छिलो राजा करके, जिसमें ये तो पहले उत्तम कुमार के टाइम पे भी हुआ था, अभी जीशु सेनगुप्ता के टाइम पे भी हुआ है। एक तो वो जो मूवी है वो एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक राजा को सिफिलिस हो जाता है। अब उस राजा को जब सिफिलिस हो जाता है तो वो टर्शियरी सिफिलिस के स्टेट में आ जाता है, और उसको सब लोग समझते हैं कि वो मर चुका है और जलाने के लिए पहाड़ में लेके चले जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पिछले पुराने जमाने में गाँव के लोग सोचते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है, इसीलिए वो लोग बिना जलाए ही उसको चले आते हैं वहां पे, वैसे का वैसा छोड़ के। सब लोग सोचते हैं कि वो डेड बॉडी है वो मर जाएगा, मतलब वो डेड बॉडी है वो मर चुका है, यानी कि वो वहां पे ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, वो जो डेड बॉडी है वो कुछ सन्यासियों को मिलता है, कुछ साधुओं को मिलता है, और उन्होंने इस टर्शियरी सिफिलिस को ट्रीट करते हैं अपने तंत्र मंत्री विद्या कैसे भी। उस ट्रीटमेंट के बाद जब वो राजा लौट के आता है तो वो एज ए मतलब साधु ही आके बैठा रहता है, पर उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें पहचान लेते हैं एंड वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो जो राजा है, वो जो लौट के आए हैं टर्शियरी सिफिलिस के बाद, मतलब रिकवरी के बाद, तो वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। अब ये भूल जाने की वजह से उन्हें याद नहीं रहता कि वो उनका किंगडम है या फिर कुछ और, वो समझते हैं कि वही साधु बन चुके हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग उनकी फैमिली, उनकी प्रजा उन्हें याद दिलाती है, और फिर एक केस होता है इसके ऊपर, समथिंग कृष्णचंद्र दे समथिंग ऐसे करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है अभी, पर उसका केस होता है और वो केस में वो केस जीतते हैं और वो दोबारा से राजा बनके वहां पे शासन करते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। पर ये सच्ची कहानी है टर्शियरी सिफिलिस की, अगर नहीं देखा तो अभी उसका ट्रेलर देख लो, मजा आएगा। ठीक है, चलो अब ये जो न्यूरोसिफिलिस है ये 8% केसेस में होता है, इसमें टेब्स डॉर्सालिस होता है, नाम तो सुना ही होगा, इतना याद रखना है। इसके अलावा जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि मेमोरी लॉस हो सकता है, कुछ लोगों का मतलब पागल जैसे भी हो जाते हैं, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये मैंने आपको याद रखने के लिए सिर्फ बताया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, जो कि मिड ब्रेन के लीजन की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मिड ब्रेन में जाके लीजन करता है और आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल बनाता है। कैसे याद रखोगे, इसमें क्या होता है, ए फॉर आर्गाइल, ए फॉर एकोमोडेशन प्रेजेंट और लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो मेरे साथ दोबारा से पैथोजेनेसिस बोलो। इन्फेक्शन के 9 to 90 डेज बाद प्राइमरी सिफिलिस में पेनलेस जेनिटल अल्सर और पेनलेस इंग्वाइनल लिम्फेडेनोपैथी। उसके बाद प्राइमरी सिफिलिस अगर अनट्रीटेड रहा तो 6 हफ्ते बाद सेकेंडरी सिफिलिस, जिसमें कि बैक्टीरियमिया, जनरलाइज स्किन रैश, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, लीजन ऑन ओरल एंड जेनिटल लीजन्स, ओरल म्यूकोसा एंड जेनिटल लीजन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्डाइलोमा लाटा, यानी कि कॉन्डोइलोमा लाटू। ठीक है, अब इसके भी 2/3 केसेस सिम्प्टोमेटिक रहते हैं, 1/3 केसेस टर्शियरी सिफिलिस बनाते हैं, जो कि गामाटास, सीवीएस या फिर न्यूरोसिफिलिस होते हैं। गामाटास में ग्रैनुलोमास देखने को मिलते हैं, माइक्रोबियल थेरेपी से ठीक हो सकता है, पर सीवीएस वाला में माइक्रोबियल थेरेपी से ठीक नहीं होता, और ये इसमें ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ आओर्टा दिखता है, और न्यूरोसिफिलिस में आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल एंड जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन, इसके अलावा टेब्स डॉर्सालिस दिखता है। कितना आसान है, सिफिलिस खत्म। अभी देखो वीडियल टेस्ट के बारे में पढ़ लो, ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस पढ़ेंगे, हमारा यूटीआई खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये वीडियल टेस्ट में एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, विच इज वीडियल इज अ नॉट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस, क्यों है ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से इसमें डिटेल में देखो। अभी वीडियल एक टेस्ट को करने से पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए, कैसे करते हैं पता होना चाहिए। नाम तो आपको खैर पता ही होगा, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से ये रखा गया है, ये तो हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, पर इसका एंटीजन और एंटीबॉडी प्रिपरेशन आपको जानना है। तो एंटीजन कैसे प्रिपेयर करना होता है, कार्डियोलिपिड एंटीजन जो होता है, जो कि बोवाइन हार्ट से, यानी कि बोवाइन यानी कि गाय भैंस जो होता है, काउ बफलो, उनसे उनके हार्ट से हमको उसे कलेक्ट करना पड़ता है कार्डियोलिपिड एंटीजन। अब तुम पेशेंट के हार्ट से तो नहीं कर सकते ना जिसमें सिफिलिस हुआ है, तो उसका एंटीजन तुम वहां से कलेक्ट करो, उसके ऊपर कोलेस्टेरॉल एंड लेसिथिन को ऐड करो। ठीक है, अब वो जो टोटल मिक्सचर हुआ, यानी कि कार्डियोलिपिन फ्रॉम बोवाइन हार्ट, कोलेस्टेरॉल एंड लेसिथिन, ठीक है, इन सबको एक डिब्बी में ले लो, और डिब्बी में ले लो क्या, पेशेंट का जो इनएक्टिवेटेड सीरम होता है, क्योंकि हमें पेशेंट में चेक करना है ना, तो ये जो इनएक्टिवेटेड सीरम है इसको पहले तो पता होना चाहिए कि इनएक्टिवेट करते कैसे हैं। वो हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसको हीट करके। तो क्या होता है इनएक्टिवेशन के द्वारा कि वो जो
नॉन स्पेसिफिक इनिबिटर्स है जो कि फॉल्स पॉजिटिव शो कर सकते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो पेशेंट का सीरम ले लिया, वो की एंटीबॉडी से प्रिपेयर कर लिया, और एक ले लिया हमने एंटीजन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो अभी जो वीडीआरएल ट्रे होता है ना, तो उसमें एक बफर होता है जिसमें हम लोग ये जो इनएक्टिवेटेड पेशेंट सीरम है उसको हम लोग ऐड करते हैं 50 माइक्रोलीटर टू 1 ड्रॉप ऑफ वीडीआरएल एंटीजन, ठीक है। 50 माइक्रोलीटर का जो ये पेशेंट का सीरम है इसको हम लोग ऐड करेंगे 1 ड्रॉप के वीडीआरएल एंटीजन, यानी कि ये 50 माइक्रोलीटर लेना है एंटीबॉडी, और एक जो एंटीजन है वो 1 ड्रॉप में ऐड करना है, ठीक है। ऐसे टोटल 12 रिंग्स होते हैं जिसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऐसा होता है वीडीआरएल का जो स्लाइड होता है, 12 कॉन्केव रिंग्स होता है जो कि 180 डिग्री, जो कि 180 आरपीएम पे 4 मिनट के लिए रोटेट करता है। अब रोटेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग माइक्रोस्कोपी में देखेंगे कि अगर लार्ज क्लम्प्स मिले तो रिएक्टिव है यानी कि पॉजिटिव है, और अगर फ्यूजिफॉर्म क्रिस्टल्स मिले यानी कि ऐसे क्लम्प ना बने तो वो नॉन रिएक्टिव है। कितना आसान है, समझ गए ना। ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है ना। एंटीजन हमें लेना है बोवाइन हार्ट से, कोलेस्टेरॉल और लेसिथिन ऐड करना है। एंटीबॉडी लेना है हमें पेशेंट के सैंपल से, सीरम से, जिसको हम लोग इनएक्टिवेट करेंगे ताकि फॉल्स पॉजिटिव ना मिले। दोनों को मिला देंगे, घुमाएंगे, जो दिखेगा वही टेस्ट है। कितना आसान है। अभी इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, आरपीआर टेस्ट विच इज रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट, अनहीटेड सीरम रिएजेंट टेस्ट, और ट्रस्ट मैंने आपको बताया ना, यहाँ देखो ट्रस्ट वाला टेस्ट टोलुइडिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट जो कि होता है नॉन स्पेसिफिक वीडीआरएल का ही मॉडिफिकेशन है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एक तो ट्रीटमेंट रिस्पांस को मतलब मॉनिटर करने में हेल्प करता है। नॉन स्पेसिफिक होने के अलावा भी इसका एडवांटेज है, इसीलिए अभी भी ये किया जाता है। और एक और होता है डिटेक्ट न्यूरोसिफिलिस एज सीएसएफ कैन बी टेस्टेड। हाँ, ये जो वीडीआरएल टेस्ट है इसमें आप सीएसएफ को भी टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि पेशेंट का सीरम को यूज करते हैं हम लोग इनएक्टिवेट करके, तो वो सीएसएफ को भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉन स्पेसिफिक तो है ही, इसीलिए बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव दिखता है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दिखते हैं ड्यू टू प्रोजोन फिनोमेना। प्रोजोन फिनोमेना क्या है ये मैं इम्यूनिटी में आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी, पर आप अभी के लिए याद रख लो कि एंटीबॉडी ज्यादा होंगे, एंटीजन कम है, इसीलिए रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी फॉल्स पॉजिटिव बायोलॉजिकल जो होता है उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था रील में, खैर मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। VDRL फॉल्स पॉजिटिव, V फॉर वायरल इन्फेक्शन, D फॉर ड्रग सच एज प्रोकानामाइड, R फॉर रूमेटिक हार्ट डिजीज, L फॉर लेप्रोसी या फिर लूपस, F फॉर फीवर, P फॉर वही वाला प्रोकेनामाइड। ऐसे याद रख सकते हो, वो शॉर्ट देखने ना और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब वीडीआरएल और आरपीआर का कंपैरिजन हम लोग अगर करें तो ये कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए, कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं। विच इज वीडीआरएल में क्लम्प स्मॉलर बनते हैं, आरपीआर में लार्जर बनते हैं। अभी वीडीआरएल में क्लम्प स्मॉलर बनेंगे तो रिजल्ट माइक्रोस्कोपिक का होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस में भी पढ़ाया था कि ये माइक्रोस्कोपिकली दिखता है, और आरपीआर में मैक्रोस्कोपिक होता है। यही वाला तो मॉडिफाई करके ये बनाया ना, तो क्या मॉडिफाई करेगा, इजी टू यूज करके बनेगा ताकि हम मैक्रोस्कोपिकली भी देख सके। आरपीआर में कुछ नहीं होता, वो कार्बन पार्टिकल से वो कवर कर देते हैं, वो जो एंटीजन होता है ना जो हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे देखो कार्डियोलिपिन एंटीजन को वो कार्बन पार्टिकल से कवर कर देते हैं ताकि वो मतलब एग्लूटिनेशन रिएक्शन आपको सामने से दिखे, वो ब्लैक कलर का व्हाइट बैकग्राउंड में दिखेगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये है वीडीआरएल टेस्ट और ये है आरपीआर टेस्ट की तस्वीर, ठीक है, समझ गए। अभी देखो, अब इसके रिजल्ट माइक्रो एंड माइक्रोस्कोपिकल होते हैं। सीएसएफ का इस्तेमाल वीडीआरएल में हम लोग कर सकते हैं पर आरपीआर में नहीं कर सकते। अभी कॉस्ट वीडीआरएल का चीप होता है, आरपीआर का ज्यादा होता है। रोटेशन होता है 4 मिनट्स के लिए, अभी यहाँ पे होता है 8 मिनट्स के लिए। प्रीहीटिंग ऑफ सीरम वीडीआरएल में जरूरी होता है और आरपीआर में जरूरी नहीं होता, क्योंकि कोलिन क्लोराइड इसमें प्रेजेंट होता है जो कि इनहिबिटर्स को, जो कि मतलब प्रोसेस में गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं, वैसे इनहिबिटर्स को खत्म कर देते हैं। सिंपल है, कितना आसान है, सिफिलिस खत्म हो गया। मेरे साथ दोबारा से रिवाइज करो, हमने सिफिलिस में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले तो सिफिलिस में स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करना है, वो पिंपल फाड़ने की स्टोरी याद रखना, पहले से लाइन से हमें ड्रेसिंग करना है, उसके बाद हमें थोड़ा सा प्रेशर देके बेस में उसे कलेक्ट करना है स्लाइड में। एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, केयरफुली हैंडल करना है। इन्फेक्शन होता है, मॉर्फोलॉजी में देखा, मोटिलिटी में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा अदर मेथड्स जिसमें हम लोगों को एप्पल ग्रीन फ्लोरोसेंट बेसिलाई दिखता है, सिल्वर इंप्रेग्नेशन स्टेन देख सकता है। कल्चर में 2 टाइप के होते हैं, पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में हम लोग आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते हैं, उसको रैबिट टेस्टिस में ग्रो किया जाता है। नॉन पैथोजेनिक को किस में ग्रो करते हैं, स्मिथ, नोगुची, मीडिया, ओके। अभी सेरोलॉजी में नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट हमने देखा, वाजरमैन कांस, वीडीआरएल टेस्ट, अनहीटेड सीरम रिएजेंट टेस्ट, टोलुइडिन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट यानी कि ट्रस्ट टेस्ट। अब स्पेसिफिक में क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम हिमाग्लूटिनेशन, ट्रिपोनिमा पैलिडम इम्यून एडेरेंस, ट्रिपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट। इसके आगे मॉलिक्यूलर मेथड्स भी हमने देखे, पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस देखा, बहुत अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश की। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने वीडीआरएल टेस्ट देखा कैसे करना है, बोवाइन हार्ट से हमें कलेक्ट करना है कार्डियोलिपिन एंटीजन, उसमें कोलेस्टेरॉल और लेसिथिन ऐड करना है। एंटीजन वाला एक डिब्बी रेडी हुआ, एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम से या फिर सीएसएफ से कलेक्ट करके उसको हीट करना है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 50 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए, ताकि नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स खत्म हो जाए। अब इसको रिएक्ट करना है और उसे घुमाना है कितने स्पीड में, 180 आरपीएम फॉर 4 मिनट्स। तो वो अंडर माइक्रोस्कोप आपको एग्लूटिनेशन दिखेगा, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है वीडीआरएल टेस्ट का, व्हिच इज
ट्रस्ट वाला जो था, टोलुइडिन रेड वाला टेस्ट, और एक होता है आरपीआर टेस्ट विच इज रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट। ओके, चलो अभी ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस इतना तुमने पढ़ लिया, यूटीआई खत्म। अब ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस मैं तुमको एक ट्रिक से समझाऊंगी। ये ट्रिक मेरी टीचर डॉक्टर ममता जावा मैम का है। इसी ट्रिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सारे कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अभी देखो, ट्रिकीमोनालिसा, यहाँ पे मैंने लिख दिया TRICKYMONALISA, ठीक है। अभी टी से ट्विचिंग मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोजाइट, ठीक है। आर से रिजर्वायर वुमन। ये हाँ, एक और बात, ये जो ट्रिकीमोनालिसा है ना, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, इसको आपको समझना है एक बहुत शैतान लड़की के रूप में, ठीक है। एक लड़की है जो कि बहुत टॉक्सिक है, उसके रूप में आपको समझना है, जो कि डिजीज करता है, ठीक है। अभी देखो, ये पहले ऑर्गेनिज्म पहले देख लो, ये पेयर शेप की होती है, ठीक है। ये पेयर शेप की होती है और एंटीरियरली 2 पेयर्स यानी कि 4 फ्लैजेल्ला होता है, प्री फ्लैजेल्ला। अब इसकी साइड में एक फूड वैक्यूल बना देना, और ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये सीरेरोफोरिक ग्रैन्यूल्स है, और ये जो बीच में ब्लू कलर का होता है, इसको एक्सोस्टाइल कहा जाता है, जो कि हम यहाँ पे अभी जेनजी में ट्रेंड हुआ है ना कि मिडिल पार्टीशन करके सीथी बना के ऐसे हेयर स्टाइल किया जाता है, तो ये भी मिडिल पार्टीशन करती है, जेनजी है, तो ये है एक्सोस्टाइल कहा जाता है इसको। ओके, स्टाइल करने के लिए ये मिडिल पार्टीशन कर रही है। अभी इस साइड में एक देखो, ये मेम्ब्रेन है या फ्लैजेल्ला है समझ नहीं आ रहा है, तो ये रिकरेंट फ्लैजेल्ला है विद अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का इसका पार्ट नहीं है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, पर इससे ग्रीन डिस्चार्ज होता है, जो कि इस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, याद रहेगा। अभी देखो, टी फॉर ट्विचिंग मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोजॉइड्स, आर फॉर ये मैंने आपको बताया था कि बहुत टॉक्सिक लड़की है, तो ये वुमेन में रिजर्वायर की, मतलब इसका जो रिजर्वायर है वो लेडीज है, यानी कि वुमेन है, क्योंकि वुमेन ज्यादातर समय अगर ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस वुमेन को इन्फेक्ट करती है तो वो अनसिम्टोमेटिक रहती है, पर लड़कों में ये बहुत जल्दी मतलब सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। अभी इंक्यूबेशन पीरियड क्या कौन सा होता है, 4 to 28 डेज। कैसे याद रखे दीदी, मैंने आपको बताया था ना कि ये एक लड़की है, तो लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा याद कौन सा डेट रहता है, उनका पीरियड्स का डेट। पीरियड जनरली 3 to 5 डेज में रहता है, तो उसको 4 याद रख लो, 4 डेज ऑफ पीरियड और 28 डेज का साइकिल, ऐसे याद रख लो 4 to 28 डेज। अभी देखो, अभी सी से कल्चर इज मोर स्पेसिफिक सेंसिटिव एंड गोल्ड स्टैंडर्ड, ये याद रख लो लाइन एज इट इज। के वाई से जर्की मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोजॉइड्स, ट्रोफोजॉइड्स एक ही फॉर्म होता है, सिंगल फॉर्म। एम फॉर मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड नॉनगोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। मैंने आपको गोनोकोकल एंड नॉनगोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद नहीं तो आप पिछला वाला लेक्चर जरूर से देख लें। अभी ओ है ओनली फॉर इस ट्रोफोजॉइड, इसका कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होता, ये सिर्फ ट्रोफोजॉइड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। अभी देखो, एन यानी कि नो सिस्टिक फॉर्म मैंने लिख दिया है। ए यानी कि ऑल इन्फेक्शंस इन मेल, मेल में जो भी एसटीडी वाले इन्फेक्शन तुमको याद है लिख दो। एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है। अभी आगे एल से 2 पार्ट है, एक लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिशन कर रही है वो, ठीक है, और एल से लैश सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया। कैसे याद रखोगे, देखो एक लड़की, जेनजी लड़की, जेनजियो में क्या होता है, स्किन को हाइड्रेट रखने का बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड है अभी कि स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, स्किन चमकनी चाहिए, तो यही याद रख लो ना, हाइड्रोसाइलेट सीरम से हाइड्रेट कर रहे हो तो सीरम हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया, इतना याद हो गया। और जेंसी लोग अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ है कि वो लोग लैश फॉल्स आईलैशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लैशेस सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया, लैशेस सिस्टीन, सिस्टीन वाला एक नाम याद रख लो और बाकी ऐसे याद रख लो। जेंसी लड़की है ना, तो लैशेस सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया हो गया यार। चलो अभी आई से इन्फेक्टिव स्टेज है ट्रोफोजॉइड, क्योंकि एक ही स्टेज है। एस से स्मेली डिस्चार्ज और स्ट्रॉबेरी वजाइना, ये शो करती है वुमेन में, ठीक है। अभी देखो, जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है और वैसे यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि जब भी कोई अगर, वैसे हमारे कंट्री में ऐसे अलाउड नहीं है, पर अगर आप विदेश की कंट्री में देखोगे तो बच्चे का जो जेंडर है, जेंडर जब रिवीलिंग पार्टी होता है तो ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज रखा जाता है कि अगर लड़का हुआ तो ब्लूबेरी और अगर लड़की हुई तो स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी से आप याद रख सकते हैं वो वाले से कि ये लड़कियों में स्ट्रॉबेरी वजाइना डिजीज कॉज करती है। और स्मेली डिस्चार्ज ग्रीन कलर का, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक होता है फीमेल्स में, इसका पीएच ज्यादा होता है। नॉर्मल वजाइना का पीएच कितना होता है, चलो नहीं पता, 2 होता है, 1.8 to 2.4 के बीच में होता है, पर ये फीमेल्स में थोड़ा हाई पीएच वाला डिस्चार्ज जनरेट करती है और एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकती है। हो गया यार, ट्रिकीमोनालिसा मेरे साथ बोलो। टी फॉर ट्विचिंग मोटिलिटी, आर फॉर रिजर्वायर इन वुमन, आई फॉर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 4 to 28 डेज, सी फॉर कल्चर इज मोर सेंसिटिव एंड गोल्ड स्टैंडर्ड, के वाई फॉर जर्की मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोजॉइड, एम फॉर मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड नॉन-गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ओ फॉर ओनली फॉर्म इज ट्रोफोजॉइड, एन फॉर नो सिस्टिक फॉर्म, ए फॉर ऑल इन्फेक्शन इन मेल्स व्हिच इज एसिम्प्टोमेटिक, यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, सिस्टाइटिस, एल फॉर लैशेस सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया, लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिशन, आई फॉर इन्फेक्टिव स्टेज ट्रोफोजॉइड, एस फॉर स्मेली डिस्चार्ज और स्ट्रॉबेरी वजाइना, ए फॉर एसिम्प्टोमेटिक। ओके, अभी लैब डायग्नोसिस में देखो, सैंपल कलेक्शन, डिस्चार्ज ऑफ
वेजाइना, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, जिन जिन जगहों पे उसने इन्फ्लेमेशन किया उन सभी का स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और यूरिन सेडिमेंट तो कलेक्ट कर ही सकते हैं, जो कि मैंने आपको यूटीआई पढ़ाने के टाइम पे पिछले लेक्चर में पढ़ा ही दिया था शुरू में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली हम लोग देख सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज में कि ये जर्की मोटिलिटी शो करता है। स्टेनिंग में जीएमसा स्टेन, पेपिनिकुलर स्टेन और डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी। खत्म। सीरोलॉजी में एलाइसा जो कि पास्ट इन्फेक्शन को डिनोट करता है, पीसीआर, आईसीटी और एलाइसा प्रेजेंट को भी कर सकता है, पर इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। अगर एमसीक्यू आए कि पास्ट इन्फेक्शन को कौन सा वाला डिटेक्ट करता है तो आपको एलिसा बोल देना। हो गया, चलो अभी खत्म हो गया हमारा यूटीआई। अभी हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आप देखिए मैंने आपको सभी डिस्कस किया है। सिफिलिस पढ़ा दिया है, यूटीआई का कॉमन वाला पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में, नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस, वीडीआरएल टेस्ट पढ़ा दिया है, डायग्नोसिस ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस बेस्ड ऑन सीरोलॉजी पढ़ा दिया है, वीडीआरएल इज ए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस पढ़ा दिया है, एच इन्फ्लुएंजा पढ़ा दिया है, बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट नेसेसरी फॉर प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ यूटीआई कास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, और द डायग्नोसिस ऑफ इंटरफेक्टिव कंडीशन राइज इन टाइटर इज मोर मीनिंगफुल, ये वाला नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। क्लैमाइडिया पढ़ा दिया है, वीडीआरएल आरपीआर पढ़ा दिया है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस पढ़ा दिया। खत्म हो गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी देखो, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ infective condition a rise in titer is more meaningful rather than is increased titer. क्यों? Antibodies keep on rising for a long period of time suggests that antibody titer is depending upon the stage of the disease. इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बॉडी में एंटीबॉडी टाइटर देख के हम लोग डिजीज का स्टेज देख सकते हैं। ये कंसेप्ट है, एज इट इज दिमाग में बिठा लो। क्या कि बॉडी में अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, एंटीबॉडी का टाइटर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि डिजीज का कौन से स्टेज में वो है। ठीक है, नीदर ए लो टाइटर नॉर हाई टाइटर कैन सजेस्ट एक्टिव इन्फेक्शन, बट सिंस एंटीबॉडी राइजेस एक्टिव इन्फेक्शन कैन कॉज। एंटीबॉडी शरीर में कब बढ़ेंगे? जब वो इन्फेक्शन एक्टिव होगा तो बॉडी फाइट करेगी ना। अगर जंग के मैदान में ही तो सोल्जर्स को ज्यादा भेजा जाएगा। अगर बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन है तो ही तो बॉडी एंटीबॉडी ज्यादा जनरेट करेगी, तो ही तो ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, अभी ये पॉइंट देख लो, ये अगर तुम याद रख लोगे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी टाइटर इंडिकेट्स अर्ली इन्फेक्शन और पास्ट इन्फेक्शन, हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी टाइटर इंडिकेट्स एक्टिव इन्फेक्शन, एनामनेस्टिक रिस्पांस और फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो सिग्नल एंटीबॉडी टाइटर मेजरमेंट में शो फॉल्स रिजल्ट्स ड्यू टू एनामनेस्टिक रिस्पांस। अभी विडाल टेस्ट में तुमने शायद पढ़ा होगा कि विडाल टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है, डेंगू या फिर मलेरिया का भी आ सकता है, या फिर वीडीआरएल में मैंने आपको बताया ना कि ड्रग्स सच एज प्रोकेनेमाइड या फिर लेप्रोसी लूपस में भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव में। ठीक है, ये दोनों केसेस, एक एनामनेस्टिक रिस्पांस और एक बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। अगर एंटीबॉडी का लेवल हाई हुआ उसमें भी ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, सिंगल टाइटर अगर आपने लिया। इसीलिए आपको मल्टीपल टाइटर्स में देखना है अगर डिजीज को अच्छे से आपको स्क्रीन करना है तो। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रख लीजिए कि ए राइज इन टाइटर मेक्स मोर सेंस देन अ सिंगल राइज हाई टाइटर इन इन्फेक्टिव कंडीशन। यानी कि अगर आपने एक सिंगल टाइटर लिया एंटीबॉडी का और वो हाई आया तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एनामनेस्टिक रिस्पांस भी हो सकता है या फिर बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव केसेस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको मल्टीपल टाइटर्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि आप ग्रेजुअली देख सकते हैं कि टाइटर हाई हो रहा है या फिर टाइटर लो हो रहा है। ठीक है, आप ग्रेजुअली मल्टीपल टाइटर्स को देख के वो डिसाइड कर सकते हैं कि डिजीज कौन से स्टेज में है या फिर डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है या फिर ट्रीटमेंट काम कर रहा है कि नहीं। वही यहाँ पे बोला गया है कि ये राइज इन टाइटर मेक्स मोर सेंस देन ए सिंगल हाई टाइटर इन इन्फेक्टिव कंडीशन। समझ आ गया? यही तो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव कंडीशन राइज इन टाइटर इज मोर मीनिंगफुल। हो गया? चलो, इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा यूटीआई भी खत्म करवा दिया विद पीवाईक्यू। अगर आपको नीट पीजी के भी पीवाईक्यूज देखने हैं तो आप मुझे बता दीजिए, वो भी मैं ऐसे आपके साथ लेक्चर के एंड में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतने फास्ट और इतने कम टाइम पे आपको माइक्रोबायोलॉजी शायद तो और कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी अगर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग जीआई शुरू करेंगे, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। चलो, ओके, बाय।